नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आदमपुर का महासंग्राम में। शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम की, लेकिन एक बड़ी अपडेट सबसे पहले आप जानिए। आज आदमपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उतर रहे हैं। जी हां, वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। युवाओं से मुख्यमंत्री का यह सीधा संवाद होगा। आज शाम युवाओं के साथ बातचीत करेंगे सीएम मनोहर लाल। चुनाव में युवाओं को साधने का प्रयास जो है वो इसे कहा जा सकता है, क्योंकि भव्य बिश्नोई वो भी एक युवा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है और भाजपा अपना युवा कार्ड यहां पर खेल सकती है। तो युवाओं को किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल कन्विंस कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़े विश्लेषणात्मक तौर पर इसे देखा जाए तो सीधे सीधे युवाओं के साथ जुड़ने का और युवाओं को जुड़ने का कार्यक्रम इसे कहा जा सकता है, जिससे कि चुनावी तौर पर फायदा हो सके आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी को। आज वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जुड़ रहे हैं और फिर 1 तारीख को आदमपुर में वो जनसभा भी करेंगे। आदमपुर उपचुनाव में सभी दिग्गज उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज युवाओं से संवाद है। वर्चुअल माध्यम से यह संवाद होगा। युवाओं को साधने का यह प्लान संवाद इसे कह सकते हैं। प्रदेश प्रभारी, विधानसभा प्रभारी सभी मैदान में मौजूद हैं, सभी पार्टियों के मौजूद हैं। उधर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी चुनावी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं। अब युवाओं को साधने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम इसी तरफ का इशारा है। और हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं, फिर पैनल के पास आएंगे। रवि, बताइए जरा, कहां कुछ आबो हवा है आदमपुर की और कैसा रुझान अब धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि अब उल्टी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। रवि, बिल्कुल केशव, देखिए चुनावी प्रचार जो है आखिरी दौर में है और तमाम दिग्गज अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का भरपूर प्रयास यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम जो एमपी माफ कीजिएगा एमएलए हैं कांग्रेस के, वो भी चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और डोर टू डोर जाकर अपने अपने उम्मीदवार का जो है प्रचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज जो है वर्चुअल माध्यम से युवाओं के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले तमाम जो मंत्री हैं, चाहे हम शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की बात करें, बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, कहीं ना कहीं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी चुनाव प्रचार करके यहां गए हैं। तमाम जितने भी मंत्री हैं वो यहां प्रचार करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से भी डोर टू डोर जाकर प्रचार जो है वो किया जा रहा है। तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा यहां करते हुए नजर आए। इससे पहले आम आदमी पार्टी भी लगातार यही कहती आई है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है आदमपुर की सीट से जीत का जो है वैसी है रवि, जैसा लेकर यहाँ 2024 पार्टी को भी। केशव, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उस प्रकार का माहौल जो है वो यहाँ नहीं बनाती हुई नजर आ रही, क्योंकि देखिए इससे पहले अगर आम आदमी पार्टी लगातार ये जरूर कह रही थी कि आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि तो देखिए मतलब गुजरात चुनाव है, तमाम जो दिग्गज है आम आदमी पार्टी की बात, या फिर ट्रायंगुलर बन रहा है जिसमें लोकदल भी शामिल है। केशव, देखिए ट्रायंगुलर तो ये इलेक्शन बिल्कुल नहीं बनने वाला, क्योंकि सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहने वाली है। मार्जिन क्या रहता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन दोनों ही दल भरपूर जो है मेहनत कर रहे हैं, मतलब पसीना बहा रहे हैं और लोगों के घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। एक कमेंट ले लूं सभी से। ट्रायंगुलर बनता हुआ अभी तक के विश्लेषण के आधार पर नहीं देखा जा सकता है इस चुनाव को। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और विजेंद्र रेड्डू जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से। बहुत स्वागत है आप सभी का। रेड्डू साहब,
अभी तक की समीकरण, और रवि भी बता रहे हैं कि ट्रायंगुलर फाइट भी नहीं दिख रही है, बीजेपी बनाम कांग्रेस है। एक कड़ा मुकाबला दे पाएंगे आपके कैंडिडेट, या फिर वो बाहरी वाला टैग है वो परेशान कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। पहली बात तो यह है केशव जी कि हमारा बाहरी वाला कोई टैग नहीं है। चौधरी कूड़ाराम जी आदमपुर हल्के के निवासी हैं। बाहरी का मतलब मेरा इंपोर्टेड से है, दूसरी पार्टी से उसी दिन हैं। अपनी पार्टी के अंदर आए हुए। मैं हल्के की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कूड़ाराम जी देखिए, जिस प्रकार से ये तीनों कैंडिडेट हैं, अभी आपके विश्लेषक ने बताया कि ट्रायंगुलर वहां पर फाइट नहीं है, इनका कहना ये है। लेकिन मैं ये कहता हूं, आप इन तीनों कैंडिडेटों को एक साथ खड़ा करके फोटो खींच लीजिए इनका। आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि चौधरी कूड़ाराम जी बहुत ही भारी हैवी वेट कैंडिडेट है तो चौधरी कूड़ाराम जी है। क्योंकि उसकी देखो कई कारण है। नंबर एक तो वो सामाजिक कार्यकर्ता है, 40 साल से वो एक टिके हुए आदमी है। वो इधर उधर जो ना वो थाली का बैंगन वाली बात जो होती है वो नहीं है। बाकी दोनों के दोनों कैंडिडेटों को अगर आप देखेंगे, वो कभी भी स्थायी नहीं रहे। उन्होंने बार बार अपनी पार्टी को चेंज करने का काम किया, बार बार जगह बदलने का काम किया। आज आदमपुर की जनता इस बात को अच्छे से समझती है कि साहब, घर तो एक बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, घर छोड़ने का टैग तो लगी चुका है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि कूड़ाराम जी का वो पार्टी को छोड़कर और तुरंत आपकी पार्टी में आने का टैग वही थोड़ा सा पीछे धकेल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए केशव जी, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। आप समझिए कूड़ाराम जी ने किन हालात में पार्टी छोड़ी है। पूरे आदमपुर टिकट नहीं मिला इसलिए छोड़ी है, सीधा साधा, इसमें समझना क्या है? उनको कहा है, एक मिनट, टिकट नहीं मिली। लेकिन टिकट क्यों नहीं मिली? जब वहां का जनता चाह रही है उनको और पूरा हल्का चाह रहा है तो टिकट क्यों नहीं दी गई? आखिर हल्के की जनता ने वोट देनी है, हल्के ने बनाना है। और हल्के की आवाज को जब कोई पार्टी नहीं सुनेगी तो व्यक्ति, समझदार व्यक्ति तो हल्के की जनता के साथ काम करेगा, जनता के साथ चलेगा। और जनता की आवाज पर ही कूड़ाराम जी ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन करी और वो अपना इलेक्शन वहां से लड़ रहे हैं। मैं ये कमेंट सभी का ले लूं, फिर आता हूं मैं वापस डिबेट पर। प्रवीण अत्रे जी, आपके पास आ रहा हूं एक बार। आप जो कह रहे थे कि एक तरफा जीत होगी, सिंगल मार्जिन वोट होगा, एक तरफा निकाल ले जाएंगे हम, अभी तक की जमीनी हकीकत तो ऐसा बता रही कि कांग्रेस टक्कर दे रही है सर, मजबूत वाली दे रही है। और रेड्डू जी की अगर माने तो लोकदल भी बराबर की टक्कर दे रही है। चलिए, रेड्डू जी तो कहेंगे ये बात, रेड्डू जी का कर्तव्य है ये बात कहने का। लेकिन सच आप भी जानते हैं, मैं भी और रवि ने भी बता दिया कि कोई और पार्टी का तो वहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं रेड्डू जी की बात से बड़ा हैरान था। रेड्डू जी कहते हैं कि तीनों उम्मीदवारों की फोटो खींच लो तो फोटो से आपको पता लगेगा कि कूड़ाराम कितने हैंडमेड कैंडिडेट है। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोटो कैसे बताती है कि वो हैंडमेड कैंडिडेट है। क्या वो वजन की दृष्टि से हैवी है, या फोटो में उनका वजन ज्यादा नजर आएगा इसलिए हैवी है? ये बड़े अजीब से तर्क है। मुझे लगता है कि इन तर्कों की जरूरत नहीं। अब बात कैसे हुई जो आपने की है, देखिए कांग्रेस ने जयप्रकाश को जब टिकट दिया उसी दिन ये सुनिश्चित हो गया था कि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला का कांटा जींद उपचुनाव में निकला, ऐसे ही आदमपुर उपचुनाव के अंदर जयप्रकाश का कांटा निकलने वाला। क्योंकि खुद जयप्रकाश लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी आरोप लगाते रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी जब ये कांग्रेस से बाहर हुए। उसके बाद आपको याद होगा इन्होंने इसे एक बयान दिया था जहां पे इन्होंने बागड़ी को गागड़ी से कंपेयर किया। आज वो बयान भी इनके गले की सांस बना हुआ है, क्योंकि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तबका है जो बागड़ी क्षेत्र से संबंधित है, जो ये बागड़ी है। वो तबका क्या इस बात को भूल जाएगा? आज वो बयान उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। कहीं ना कहीं वो बयान उनकी हालात को खड़ा करने में मदद कर रहा है कि देखिए, जैसे एलनाबाद के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई थी, जैसे जींद उपचुनाव के अंदर लगभग कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। आप मान के चले केशव जी, यहाँ पे भी कांग्रेस के उम्मीदवार की वही हालात होने वाले। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी बात ये हमें ना, यहाँ पे देखिए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी है जयप्रकाश, लेकिन अगर आप चुनाव पे दृष्टि डालेंगे केशव जी तो आप ये पाएंगे कि वहाँ कांग्रेस ने हुड्डा एंड कंपनी, ना तो वहाँ पे किरण जी हैं, ना वहाँ शैलजा जी हैं, ना वहाँ रणदीप जी हैं। और ये तो पार्टी का हिसाब है सर। वहाँ भी मतलब भजनलाल परिवार इज एवरीथिंग वाली सिचुएशन है। और बजरंग दास जी तो मुस्कुराते हैं इस बात के ऊपर कि किसी भी पार्टी में चले जाएं वहीं कांग्रेसी हैं। भाई कुलदीप बिश्नोई साहब वो भी कांग्रेस से आए हुए हैं, कूड़ाराम जी भी कांग्रेस से गए हुए हैं। वो सवाल वो नहीं है केशव जी, आप याद कीजिए उस बयान को जो शैलजा जी ने दिया कि हमें बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे।
आप किरण जी को वो बयान हाँ, किरण चौधरी जी ने भी कहा था ये चयन प्रक्रिया में हमारा हमसे पूछा ही नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कैंडिडेट लड़ रहा है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। मैं गर्ग साहब से पूछ लेता हूँ, मैं गर्ग साहब से लेता हूँ। गर्ग साहब, सीधा सा सवाल है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। देखिए, अपनी जेब मिटाने के लिए मेरे साथी कुछ भी कह ले, इनसे नू पूछ लो ये कुलदीप बिश्नोई कौन है, कहां से आया है। कुलदीप बिश्नोई के सिवाय इनके पास कोई दूसरा कैंडिडेट था भी क्या? जब जैसे कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, उसी दिन से बीजेपी में भगदड़ मच गई। एक भी इनका कोई कार्यकर्ता वर्कर भारतीय जनता पार्टी में बचा नहीं। अत्रे जी मेरे साथी सीनियर प्रवक्ता है, मैं बड़ा इनका मान सम्मान करता हूं। इनसे यूं तो पूछ लो, 10 आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के नाम गिना दे, जो 10 वर्कर भी बचे हो। भगदड़ ऐसी मची, सारे कांग्रेस ना गर्ग साहब ऐसे तो नहीं चलता। अब ऐसे ही है। आप भाई, आपके वहां से टिकट किसने मांगी है बताइए ना। अब जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, पार्टी हारने वाले को तो देगी नहीं टिकट। सुनो, चौधरी संपत सिंह ने, कूड़ाराम नंबरदार जो आज इंजनों से लड़ रहा है, उसने टिकट मांगी। अरे जयप्रकाश ने मांगी। करण सिंह जी है जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमारे कांग्रेस में आए, उसने मांगी। और बेनीवाल जी जो बिश्नोई सभा के प्रधान थे, उसने मांगी। मैं 50 नाम गिना सकता हूँ। ये जो कमिश्नर थे अपने रामजी लाल के भतीजे चंद्र प्रकाश, उसने मांगी। कांग्रेस की तो बहुत लंबी लाइन इस भी लगी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मुद्दा आ गया चुनाव का। ये कांग्रेस की हमेशा से सीट रही है। कांग्रेस भारी बहुमत से आदमपुर में जीतेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 8 साल में सरकार ये तो बता दे, आदमपुर में एक व्यक्ति को नौकरी दी या कोई काम किया? 500 लोगों को। कुलदीप बिश्नोई ने यही कहा, कुलदीप ने कहा था कि 8 साल में मैं कुछ करा नहीं सका। 8 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये मैं सरकार में हिस्सेदारी देने के लिए आया हूँ। 2 साल में सारी ऋण काट दूंगा, सारे काम करा दूंगा। और इससे पहले कुलदीप बिश्नोई क्या बोलता था, भाई पूरे देश के अंदर सबसे बौद्धा और कमजोर मुख्यमंत्री कोई है, फेलियर मुख्यमंत्री कोई है, हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा का विकास नहीं, विनाश जो किया है मनोहर लाल ने किया है। मतलब किसी में भी विश्वास कर लेना, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं करना। ये तो ठीक है गर्ग साहब, लेकिन आप उस सवाल से भाग रहे हैं जो मैं कह रहा था कि पूरी कांग्रेस एक साथ नजर नहीं आ रही है। आप अपने प्रदेश के कुछ नेताओं के नाम बताइए जो कि आए हो। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में किरण चौधरी जी का भी नाम था, शैलजा जी का भी नाम था, सुरजेवाला साहब का भी नाम था। तीनों में से कोई एक आया क्या, या आने की उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में? देखिए, शैलजा जी आज आ रही है, 3 दिन हिसार में ही है, और उनके सारी टीम कांग्रेस पार्टी में लगी हुई है। मैं खुद प्रवक्ता हूँ, मैं शैलजा जी के भी साथ हूँ, कांग्रेस के भी साथ हूँ, मैं खुद लगाया हूँ, सारी टीम लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो जेब मिटानी है जो आदमी। गर्ग साहब, ये अलग अलग बातें हैं क्या कि मैं शैलजा जी के भी साथ हूँ और कांग्रेस के भी साथ हूँ? ये अलग अलग बातें हैं या एक ही बात है? उन्होंने इशारा कर दिया कि आपने कहा ना कि मैं शैलजा जी के भी साथ हूँ, मैं कांग्रेस के भी साथ हूँ, तो एक ही तो बात हुई, दोनों अलग अलग बातें थोड़ी ना है। अलग नहीं है, मैं यही बताना चाहता हूँ। अच्छा, कांग्रेसी हूँ, उनके साथ मैं लगा हुआ हूँ। आऊंगा सर। मैं एक बार रवि से पूछ लूं, मैं रवि से मोहर लगवा लूं एक बार उस बात के ऊपर। कौन सा हरियाणा का सारे विधायक, पूर्व सांसद, पूरी टीम लगी हुई है, टीम रही। इन्होंने ठीक है, मुद्दा मैं रवि, ठीक है, वो नहीं आया। ठीक है। रवि, जो ये गुटबाजी के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगते रहे हैं चुनावों के अंदर, अगर आदमपुर को सेंटर रख के बात करें तो क्या कांग्रेस एक कुनबे में परिवार में नजर आ रही है, या यहाँ भी गुटबाजी है? कोई गुटबाजी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, मैं रवि से पूछ रहा हूँ। बाबूजी एक बार रवि बता देंगे, वहीं पर है, कई दिनों से वहीं पर है। हाँ रवि। केशव, पिछले 9 साल से केशव इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं बनी कि कांग्रेस एकजुट नजर आई। इसी प्रकार से आदमपुर की अगर बात की जाए तो हमने ये सवाल उदयवान से भी किया था कि आपने किरण चौधरी को नाराज क्यों कर रखा है, उनको चुनाव प्रचार में आप बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनको आना चाहिए, उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया कि हम उनको बुलाएंगे। दूसरी तरफ किरण चौधरी ने साफ किया था, हमारे साथ हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा था कि मान सम्मान के साथ अगर वो लोग मुझे बुलाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे कॉल करते हैं,
उदय भान मुझे कॉल करते हैं तो मैं प्रचार के लिए जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। इससे पहले जेपी को टिकट देने की बात पर भी उन्होंने बोला था कि मेरे से पूछा नहीं गया, जो प्रक्रिया होती है वो अपनाई नहीं गई, तो ऐसे कैसे कैंडिडेट किसी को भी बना दिया जाता है। और इसके अलावा अगर केशव बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चुनावी जो राजनीति है, आदमपुर की जो राजनीति है, इसमें कई फेरबदल जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जातिगत राजनीति के कार्ड यहाँ भी खेले जा रहे हैं। उदय भान लगातार ये कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई इसलिए नाराज हुए कि वो दलित के परिवार का जो बच्चा है, बेटा है, वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना। और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो ये बताते हैं कि दलित परिवार से दो और कहीं ना कहीं बीजेपी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या वो दलित के बच्चे नहीं थे? कहीं ना कहीं अशोक तंवर के साथ हुई हाथापाई का भी जिक्र यहाँ होता है। किरण माफ कीजिएगा, कुमारी शैलजा को काम ना करने देने की बात है, वो यहाँ होती है। और जब इनसे ये पूछा जाता है तमाम जो दिग्गज हैं कांग्रेस के कि कांग्रेस के तमाम जो नेता अगर प्रचार करेंगे तो वो एक सुर में ये जरूर कहते हैं कि आएंगे, लेकिन आखिरी का प्रचार का आखिरी दौर जो है वो शुरू हो चुका है, कब आएंगे? किरण चौधरी आज तो करनाल में अपना विपक्ष किरण आपके समक्ष प्रोग्राम है उनका वो कर रहे हैं। कुमारी शैलजा यहाँ पहुंचे नहीं, रणदीप सुरजेवाला का कहीं जिक्र ही नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान भी तमाम जो नेता हैं इनका कहीं नाम तक नहीं लिया जाता। 2 दिन यही सारी है। केशव देखिए अगर वो आए तो अच्छा है, कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला सरीखे जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको किसी ने चुनाव प्रचार के लिए संपर्क साधा गया है। संपर्क भी नहीं साधा। ठीक है रेड्डू साहब, रखिए अपनी बात, फिर मैं अत्रे जी के पास आ रहा हूं। हाँ, देखिए केशव जी, जिस प्रकार से अभी जयप्रकाश की बात चल रही थी, जयप्रकाश पहले किलायत चले गए थे, किलायत से यहाँ आए और ये भाई कह रहे थे कि बजरंग दास ने कई नाम गिनवाए हैं जो कि टिकट मांगने की लाइन में थे। जयप्रकाश जी बिल्कुल मना कर चुके थे टिकट के लिए, वो बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। संपत सिंह ने बिल्कुल खड़े होकर के मना कर दिया, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जयप्रकाश कंडीशनल इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किलायत अपने बेटे के लिए पक्का की हामी भरवा करके तब उन्होंने मजबूरी जबरदस्ती यहाँ इनको इलेक्शन लड़वाने का काम किया गया है। अदरवाइज जयप्रकाश जी को वो बातें याद है जब वो बागड़ी और गादड़ी के लठ मारने की बात उन्होंने कही थी, उसको पता था कि आज बागड़ियों के बीच में जाओगे तो वो नारा दोबारा से फिर उठ खड़ा होगा। तो जबरदस्ती जब उनको ये आश्वासन मिला कि हाँ अगली टिकट हम आपके बेटे को किलायत से देंगे, तो तब उन्होंने यहाँ पर अपनी गर्दन फंसाने का काम किया है। और जिस प्रकार से अभी बताया जा रहा है कि चाहे कुमारी शैलजा जी हो, चाहे किरण चौधरी जी हो, चाहे रणदीप सिंह जी हो, उन्होंने वो आना भी चाहते थे, इलेक्शन लड़वाना भी चाहते थे, परंतु एक व्यक्ति के घमंड के कारण वो यहाँ पर नहीं आए। और इस बात से केशव जी देखिए बिल्कुल स्पष्ट होता है, जब चौधरी भजनलाल जी की बात के चले गए थे और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ था और जयप्रकाश जी ने बाई इलेक्शन लड़ा था, और उस टाइम 152 बैठकें चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने ली थी इस हल्के की लोकसभा की, और 152 के बाद जब वो हार हुई तो जयप्रकाश ने खड़ा होकर के ये बात कही थी, जब भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों ने वोट नहीं दी और आपको हरा दिया, तो जयप्रकाश ने यह कहा था कि मेरे को नहीं हराया चौधरी साहब, वोट आपको नहीं दी, आपने 152 मीटिंगें की, फिर इसके बावजूद भी मैं हारा हूं, तो आपको नहीं दी। और जिस प्रकार से कलायत के निर्दलीय इलेक्शन में जयप्रकाश जी ने हुड्डा जी के बारे में काफी कुछ बोला था, उन सब का बदला लेने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इसलिए इन नेताओं को इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि जयप्रकाश को यहाँ से हराया जाए, और जयप्रकाश जो बड़ी बड़ी बातें करते थे उनको ये सबक सिखाया जाए, और डायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, अत्रे जी रखिए अपनी बात। देखिए कि पहली बात तो ये है, बजरंग जी ये पूछ रहे थे कि वर्तमान सरकार ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कितनी नौकरी है। कागज पेन हो तो लिख ले, 550 युवाओं को जो आदमपुर क्षेत्र के हैं उनको इस सरकार ने नौकरी दी गई है। और आज मुख्यमंत्री जी जो युवाओं को वर्चुअल संवाद युवाओं के साथ करेंगे, बजरंग जी युवा नहीं है, वरना इनको मैं वो लिंक भी भेज देता कि ये भी उसमें शामिल हो सकते हैं बशर्ते ये युवा, तो इनको पता लग जाता वहां पे कि 550 युवाओं को इस सरकार ने नौकरी दी है। दूसरा 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य वर्तमान सरकार ने आदमपुर क्षेत्र में कराए, 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य पाइपलाइन के अंदर। लेकिन यहाँ हैरानी किन बातों पे होती है, बजरंग जी कह रहे हैं देखिए ये तो कांग्रेस की सीट रही है। देखिए ये एक ऐसा झूठ है जिसको कांग्रेसी लगातार बोल रहे हैं। मानते हैं कि भजनलाल परिवार ने कांग्रेस की टिकट से भी इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता, लेकिन जो सबसे पहला चुनाव भजनलाल जी ने जीता था, गैरक साहब बता देंगे किस पार्टी की टिकट पे जीता?
उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो इस परिवार ने उस पार्टी की टिकट पे भी यहाँ पे चुनाव जीते। तो ये कहना कि ये कांग्रेस की सीट है, ये कतई गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि लंबे समय से इस सीट पे भजनलाल परिवार का वर्चस्व लगा है। अलग अलग पार्टियों से इस परिवार ने यहाँ से चुनाव लगातार जीते हैं, ये तथ्यात्मक सत्य है। लेकिन कांग्रेसी जो है झूठ के सारे ये कह रहे थे कि साहब देखिए हमारे पास तो टिकट मांगने वालों की फौज थी। हालांकि रेणु जी ने स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगने वाला कोई नहीं था। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार सत्येंद्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहा था, टिकट नहीं मिली तो उसने पार्टी छोड़ी, क्योंकि उसको पता जिस रानोलिया जी को लेके आप और होटा साहब जो है खुश हो रहे थे, वो भी तो इसी दर्द के मारे थे, तभी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। सबका दर्द टिकट था, लेकिन टिकट किसी एक को मिलता है। ये कह रहे भारतीय जनता पार्टी का तो वहां पे कोई वर्कर ही नहीं है। अब अगर विपक्ष अपने आंखों पे ऐसी झूठ की पट्टी बांधेगा तो आप बताइए केशव जी वो चुनाव कैसे जीतेगा? जिस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पन्ने तक पे है, पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समूह जमीनी स्तर पे इस तरह से काम कर रहा है, अगर विपक्ष उसके बारे में ये कहेगा साहब इनके तो कार्यकर्ता नहीं है, तो विपक्ष को चुनाव उसी दिन हार गया। भारतीय जनता पार्टी मनोहर सरकार के 8 साल के विकास, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं गर्ग साहब। कार्यकर्ताओं की फौज की मेहनत के दम पे कांग्रेस की दोबारा जब्त करवाएगी, जिससे नतीजा आएगा। मैं जवाब लेता हूँ। गर्ग साहब रखिए अपनी बात। देखिए, जो मैंने बात कही थी केशव जी, आवाज डबल हो रही है, थोड़ा ठीक करना मेहरबानी करके। अभी कराता हूँ सर। हाँ, मैं आज भी उस बात पे स्टैंड हूँ। इनकी दुकान खाली वहां हो चुकी है, साथी जेब मिटाने के लिए कुछ भी कह रहे, पन्ना प्रमुख वहां कोई पन्ने पुन्ने सब पढ़ चुके, कोई पन्ना प्रमुख नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री किस नाम पे वोट मांगेंगे कि मैंने 8 साल कोई काम नहीं करवाया, इस नाम की वोट दे दो। मैंने आदमपुर में उद्योग बंद करवा दिए, दाल मिल बंद करवा दी, नरमा की कॉटन की फैक्ट्रियां बंद करवा दी, या गवार की फैक्ट्रियां बंद कर दी, उस नाम की वोट मांगेंगे? या गांव के ऊपर दुनिया भर के उद्योग लगे हुए थे, 80% उद्योग बंद हो गए, उस नाम की वोट मांगेंगे? या ये मांगेंगे कि 8 साल मैंने नहीं किया, कि बाकी 2 साल काम करूंगा, ये मुझे वोट दो। पहले हमारे पास हमारा कोई विधायक नहीं था, कि हमारा विधायक बना दो। कहते हैं समान रूप से हमने हरियाणा में विकास कार्य किए, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में किए। आदमपुर नाम तो गिना दो, आदमपुर के हालात देख लो, कूड़ा की पूरे आदमपुर में कूड़ा फैला हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी, सड़कों की रिपेयर तक आप कर नहीं पाए, पानी की पीने की व्यवस्था आदमपुर हल्के में है नहीं। आपने काम क्या करवाए? ठीक है, किस नाम की वोट मांगोगे? बजरंग जी, ठीक है सर, समय की सुनिए, लगातार आगे बढ़ रही है, टाइम मेरे पास कम है। मैं 20 सेकंड सभी को देकर फाइनल कमेंट ले रहा हूं एक बार। प्लीज रेणु साहब आपसे शुरुआत कर रहा हूं, 20 सेकंड फाइनल कमेंट, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। हाँ, देखिए केशव जी, चौधरी कुरड़ा राम जी जो हैं वहां पर सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, और आदमपुर हलके की जनता इस बात को अच्छे से समझती है। कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं कि आज तक सरकार में काम नहीं हुआ आदमपुर हलके का, इसलिए 2 साल मुझे दे दो, मैं काम करवाऊंगा। उधर मुख्यमंत्री जी कहते हैं और भाजपा सरकार जो ना बिल्कुल जो है ना ढोल पीटती है इस बात का कि हमने समान विकास करवाया है। तो पहले तो ये स्पष्ट करें कि कुलदीप जी झूठ बोल रहे हैं या मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात एक और इन्होंने कहा कि अभी हमने 523 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा दिए, 8 साल तक आपने क्यों नहीं करवाए? आज चुनाव को देख करके आप क्यों करवा रहे हो? इसलिए मैं कहता हूं कि आज चाहे जयप्रकाश हो और चाहे ये हो, कुरड़ा राम जी ही एक सबसे ज्यादा मजबूत और रवि फाइनल कमेंट है, और वो जीतेंगे। रवि फाइनल कमेंट। पहली बात आ रहा हूं सर, सभी के पास आ रहा हूं। रवि जी फाइनल कमेंट। देखिए, अगर आदमपुर चुनाव की अगर बात की जाए तो आदमपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होने वाला है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी SYL मुद्दे को ही स्टैंड न लेने की वजह से बैकफुट पर चली गई है, और कहीं ना कहीं INLD की अगर बात की जाए तो INLD कहीं ना कहीं बहुत पीछे पिछड़ती हुई नजर यहाँ फिलहाल जो है आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रेणु साहब कह रहे हैं कि भारी मतों से जीतने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक वोट बैंक है INLD के हिस्से में आने वाला है। कहीं ना कहीं अगर बालसमंद की बात की जाए तो बालसमंद भी उनके लिए चुनौती हो सकता है, और इसके अलावा सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आदमपुर में देखने को मिल सकती है। प्रवीण जी, पहली बात और रेणु जी, 523 करोड़ रुपए सैंक्शन नहीं हुए, 523 करोड़ रुपए के तो पिछले 8 साल में विकास कार्य हुए। पाइपलाइन में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य हैं, थोड़ा सा रेणु जी को दुरुस्त कर दे। दूसरी बात, मैं कई बार सुनता हूँ बजरंग जी बोलते हैं कि सरकार ने देखिए गवार की फैक्ट्रियां बंद कर दी। मैं जानना चाहता हूँ कि गवार खेत में पैदा होता है या फैक्ट्री में बनता है? गवार की फैक्ट्री कैसे हो सकती है?
विजय ऐसा है बजरंग जी, आज हरियाणा के अंदर 1,60,000 का जो उद्योग है, छोटे बड़े मझोले, सबकी बात कर रहा हूँ, सरकार के कार्यकाल में आए हैं। हुड्डा जी की सरकार के 10 साल में मात्र 25,000 आए थे। आज अरे गलत आंकड़ा आपके कहने में क्या होगा, आप झूठ बोलोगे, बिल्कुल 100% आप सच्चे आंकड़े को झूठ बताओगे। आज इस प्रदेश की जीएसडीपी 8 लाख करोड़ रुपए है, जो हुड्डा साहब के 2014 तक मात्र 4.5 लाख करोड़ थी। आज इस प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 2,47,000 रुपए है, 2014 तक मात्र 1,27,000 रुपए थी। आज प्रदेश का 89,000 आंकड़ों खेलना खेलो, जो मात्र आंकड़ों खेलना खेलो। मैं जो बता रहा हूँ गर्ग साहब, आप आंकड़े बता रहे थे, वो आपके आंकड़ों को काउंटर कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं खेलना खेलो। 60,000 तारे इनके राज के अंदर फैक्ट्रियां बंद हुई है, मैं बता रहा हूँ इनके राज के अंदर। ठीक है सर, चलिए ठीक है, आंकड़ों का खेल अगर है तो जनता स्पष्ट कर देगी 3 तारीख को वोटिंग में। फिलहाल मेरे पास समय की कमी है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बजरंग दास जी, प्रवीण जी, वीरेंद्र रेड्डी जी और रवि कालीरमण जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना बेशकीमती समय देने के लिए। आदमपुर का महासंग्राम में मेरे साथ इतना ही।